बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसी थ्रू इंडक्टर। आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक एज अ लॉन्ग पेपर में आता है। इसके अलावा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं और यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स भी बनाए जाते हैं। लेकिन बच्चों, इस टॉपिक को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने से पहले आपको फेज़ ऑफ एसी का सही से कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। फेज़ ऑफ एसी का टॉपिक अगर आपको नहीं आता तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, एक बार आप उसको देख लीजिए। क्योंकि बच्चों, ये ऐसा टॉपिक है ना, इसको सीखने के बाद आप इस पूरे चैप्टर को बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में ना हमने डिस्कस किया था एसी थ्रू रजिस्टर। वहाँ पे हमने क्या देखा था, एक एसी सोर्स लेते हैं, उसको एक रजिस्टर के अक्रॉस लगाते हैं और फिर हम उसको स्टडी करते हैं कि इसमें करंट और वोल्टेज में ना कैसा रिलेशन पाया जाता है, क्या वो इन फेज़ हैं या वो आउट ऑफ फेज़ हैं। ठीक है, ये चीज़ देखी थी। इसी तरह से अब हमने क्या करना है, एक इंडक्टर लेना है और उस इंडक्टर के अक्रॉस हमने लगा देना जी एक एसी सोर्स, और फिर हमने स्टडी करना है कि यहाँ पे करंट में और वोल्टेज में ना कैसा रिलेशन पाया जाता है, क्या ये इन फेज़ हैं या इनमें फेज़ डिफरेंस है। फेज़ डिफरेंस है तो कौन लीड कर रहा है, कौन लेग कर रहा है, क्या इनकी फेज़र डायग्राम है, इनकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जी इंडक्टर का। इंडक्टर क्या है बच्चों, आप एक थिक कॉपर वायर ले लो, ठीक है, जिसका डायमीटर ज़्यादा हो। ठीक है, उसको किसी भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर ना ऐसे बाउंड कर दो, लाइक ये मार्कर ले लो, इसको प्रेस करके बाउंड कर दो। ठीक है, उसके बाद निकाल दो उसको, तो वो एक स्प्रिंग लाइक शेप में आ जाएगा, सोलेनॉइड शेप के अंदर वो आ जाएगा, या आप कह सकते हैं कॉइल शेप में आपके पास वो आ जाएगा। ठीक है, वो सिंपली क्या है जी आपका इंडक्टर। देखेंगे कैसे पेपर में, ये देखो, एन इंडक्टर इज मेड अप ऑफ अ सोलेनॉइड ऑफ थिक कॉपर वायर। सिंपली वो क्या कहलाएगा, इंडक्टर कहलाएगा। इट इज डिजाइन टू स्टोर द एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। आपने पहले कैपेसिटर को पढ़ा था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से एनर्जी को स्टोर करता था। ये भी एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करती है, मगर ये मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से एनर्जी को स्टोर करती है। ठीक है, इट अपोजेस द चेंज इन करंट। ये जरा समझ लीजिए, इट अपोजेस द चेंज इन करंट, ये चेंज इन करंट को अपोज करता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना इस बात को। ये रहा हमारा वो इंडक्टर। ठीक है, इसमें से हम चेंजिंग करंट पास कराते हैं, क्योंकि चेंजिंग करंट को ये अपोज करता है। भी चेक कर लेते हैं कैसे अपोज करता है। जब इसमें से हम करंट को पास कराते हैं, चेंजिंग करंट का मतलब है जो करंट अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है। मान लीजिए पहले करंट कम है, फिर ऐसा ऐसा करंट बढ़ रहा है। ठीक है, तो करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो जब करंट कम, मैग्नेटिक फील्ड कम, जब करंट ऊपर गया यानी बढ़ा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। तो मतलब अगर करंट इंक्रीज होगा, चेंजिंग करंट बन जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी, तो वो भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। राइट, अब इसमें से जब चेंजिंग करंट पास करेगा तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इससे पास कराएगा। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, यानी किसी भी एरिया में से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद अगर चेंज होगी, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, लेंज लॉ क्या कहता है कि ईएमएफ जो इंड्यूस होता है ना, ठीक है, वो उस काज को अपोज करता है जिसने इसको प्रोड्यूस किया। अब इसको किस चीज ने इंड्यूस किया, चेंजिंग करंट ने इसमें ईएमएफ को इंड्यूस किया था, तो ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद उस चेंजिंग करंट को अपोज करेगा। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं इट अपोजेस द चेंज इन करंट। ठीक है, अच्छा, अब कुछ इसकी दो प्रॉपर्टीज है जो कि हमने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, आपको पता होनी चाहिए। इट शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। नंबर 1, इट्स डायमीटर शुड बी लार्ज। ये जो वायर इस्तेमाल करेंगे डायमीटर उसका ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि डायमीटर ज़्यादा होने का मतलब है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा। और आप जानते हो बच्चों कि ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ एक इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है कि अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस उसकी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, ओके। उसके बाद नंबर 2, ये भी पॉइंट याद रखना आपने, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स उसके अंदर होनी चाहिए ताकि वो लार्ज इंडक्टेंस को प्रोड्यूस कर सके। तो ये थोड़ा सा इंडक्टर का एक इंट्रोडक्शन था और दो प्रॉपर्टीज थी जो कि हमने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। राइट, अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी डायरेक्ट अपने टॉपिक पे, एसी थ्रू इंडक्टर। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि जब आप एक एसी सोर्स अप्लाई करते हो एक इंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है, तो ये जो सर्किट बनता है ना, इसको हम प्योर इंडक्टिव सर्किट कहते हैं। पूछा जाता है ना प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या होता है। भैया आप एक इंडक्टर ले लो और उसके दोनों टर्मिनल पे हम एक एसी सोर्स लगा देते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास एक प्योर इंडक्टिव सर्किट जो है वो बन जाता है। तो ये अक्सर पूछा जाता है प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या होता है, तो आप ये बता सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको ये बता दूं कि जब आप एसी सोर्स अप्लाई करते हो, भाई एक ऐसा प्योर इंडक्टिव सर्किट है आपके पास, उसमें इंडक्टर है, उसके अक्रॉस आपने एसी सोर्स जो है वो अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पे, पहले आपको ये बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है यहाँ पे। तो करंट में और वोल्टेज में कैसा रिलेशन पाया जाता है,
जो करंट होता है वो लैग करता है, वोल्टेज लीड करते हैं, वोल्टेज लीड करता है करंट को, और उसमें जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये बात सुन लें, फिर बाद में मैं आपको इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कराऊंगा, ठीक है, और ग्राफिकली भी प्रूव कराऊंगा, और भी हमारे पास दो मेथड है जिनके जरिए मैं आपको ये चीज समझाऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो वन बाय वन तमाम स्टेप्स जो है वो मैं कंप्लीट करता चला जाऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि जब भी आप एक एसी सोर्स को इसमें लगा देते हैं एक इंडक्टर के साथ, और ऐसा एक प्योर इंडक्टिव सर्किट बना देते हैं, तो इसके अंदर जो हमारे पास वोल्टेज होते हैं वो लीड करते हैं करंट को। यहां पर मैंने लिखा भी है, व्हेन एसी सोर्स इज अप्लाइड टू अ प्योर इंडक्टिव सर्किट देन द वोल्टेज लीड्स द करंट बाय 90 डिग्री। वोल्टेज लीड करते हैं करंट से, कितने फेज डिफरेंस होता है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। अब इसी चीज को हम सबसे पहले मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, उसके बाद फिर इसको ग्राफिकल देखेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब बच्चों देखो, आपके पास जो भी एक इक्वेशन होती है करंट की, आपको पता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इससे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस की थी, ठीक है। जब हमने एसी जनरेटर का टॉपिक पढ़ा था ना, वहां पर आपने एक पढ़ी थी एसी जनरेटर से जो हमें मिल रही होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वो क्या होती है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। उसी से हमने करंट की इक्वेशन बनाई थी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है करंट के लिए, ठीक है। जो एसी करंट है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। और अब जब ये समझ लीजिए कि एक करंट सोर्स हमने अप्लाई कर दिया, जब इसमें से करंट पास करेगा, तो ये क्योंकि एसी सोर्स लगा है ना, तो एसी सोर्स क्या करता है, करंट की वैल्यू को चेंज करता है ना, डायरेक्शन भी चेंज करता है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है, दोनों काम करता है। आप एसी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये देखिए, करंट की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचती है, फिर लगातार कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, फिर जीरो पर, फिर रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है मैक्सिमम पर, फिर रिवर्स डायरेक्शन में कम होती वापस जीरो पर आ गई। तो ये देखिए, करंट की वैल्यू एक जैसी नहीं रहती, लगातार चेंज होती रहती है। तो जब इसमें से करंट पास करेगा चेंजिंग करंट, तो वो फिर क्या करेगा, यहां पर ईएमएफ को इंड्यूस कर देगा। तो यही बात मैंने यहां पे लिखी है, व्हेन करंट फ्लो द ईएमएफ बैक ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड। बैक ईएमएफ वही हमारा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, कि इसी कॉइल के अपने अंदर ही करंट चेंज करने से इसके अपने अंदर ही ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। उसको बैक ईएमएफ भी आप कह सकते हैं, उसको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आप कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो उसकी जो इक्वेशन होती है ना, वो आपने इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रखी है, वो ये इक्वेशन होती है, E इज इक्वल टू L इंटू डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। फिर से सुन लीजिए, जैसे ही आपने यहां पर एक एसी सोर्स लगाया, वो क्या करेगा, इसमें से चेंजिंग करंट पास कराएगा। चेंजिंग करंट जब इसमें से पास करेगा, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। क्योंकि मैं अभी आपको यहां पर ये चीज सिखाई थी कि चेंजिंग करंट से क्या होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जब किसी एरिया में से गुजरती है, तो वो क्या कर देती है, ईएमएफ को इंड्यूस कर देती है। अब वो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, उसका फार्मूला क्या है, E इज इक्वल टू L इंटू डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। ये सेल्फ इंडक्शन के इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, ये वही फार्मूला मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है, ओके। अब यहां पर ये जो बात मैंने आपको बताई थी ना, कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए, या इस वायर का जो डायमीटर होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए, ताकि उसकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो, ठीक है। तो वो कंडीशन यहां पे इस्तेमाल होगी। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज जीरो, ये जीरो एक्चुअली जीरो नहीं होती, मतलब बहुत लो होती है कि हम इसको जीरो सपोज करते हैं, ठीक है। If the resistance of the coil is zero, then the applied AC voltage become equal to the back EMF। ये वाला EMF, ठीक है, वो जो एसी का वोल्टेज है वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि अगर इस कॉइल की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम रेजिस्टेंस हो, तो ठीक है। तो उस सिचुएशन में फिर हम कह सकते हैं भाई V इज इक्वल टू दिस बैक EMF, ठीक है, V अप्लाइड वोल्टेज और ये EMF। इसकी वैल्यू यहां पर ये जानते हैं हम क्या वैल्यू होती है, L इंटू डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। तो इसकी वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी, L डेल्टा आई बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कहते हैं डेल्टा आई बाय डेल्टा टी को। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गया, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखिए जी, ये यहां पर लिखा हुआ डेल्टा आई बाय डेल्टा टी, ये आई जो है इसकी वैल्यू यहां से आप पुट कर दें इसके अंदर, ये आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ये वैल्यू उठा के ना हम यहां पर इस आई की जगह पर पुट कर देते हैं। तो देखिए जी, क्या होगा हमारे पास, V उसी तरह से आया डेल्टा, ये उसके बाद ये हमारे पास L उसी तरह से आ गया, डेल्टा बाय डेल्टा टी को अलग कर दिया, और इस आई की जगह पर लिख दिया हमने आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर ये चीज आ गई है, ठीक है बच्चों। अब यहां पर जो है वो जो हमारे पास इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये असल में क्या है, एक डेरिवेटिव है, चेंज, ठीक है, चेंज इन दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये डेरिवेटिव कहलाता है। तो जो हमारे पास इसका साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, कॉज होता है। ये सब जानते हैं इंजीनियरिंग के और जो हमारे पास दूसरे आईसीएस के स्टूडेंट, लेकिन मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने क्योंकि डेरिवेटिव पढ़े नहीं है, उनको बस ये फार्मूला याद रख लेना है। डेल्टा बाय डेल्टा टी बेसिकली क्या है, ये हमारे पास चेंज इन दिस क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे आपने पढ़ा था ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आपके पास वेलोसिटी बन जाता है ना। तो ये बेसिकली क्या था, डिस्प्लेसमेंट का एक डेरिवेटिव था। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव क्या बन जाता है आपके पास, वेलोसिटी बन जाती है, यानी रेट ऑफ चेंज, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बन जाता था, वेलोसिटी बन जाता था। तो यहां पर भी ये देखिए यही वही चीज है, लेकिन ये कि
यहां पर आपने साइन का डेरिवेटिव लेना है। तो मैथ्स का फॉर्मूला होता है कि साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास कॉस का होता है, कॉस के इक्वल होता है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस के इक्वल। ठीक है, मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं, फिर से सुन लीजिए। डेल्टा बाय डेल्टा टी असल में क्या है? डेरिवेटिव है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस। ये एक फार्मूला है, दूसरे बच्चों ने भी याद किया, आपने भी इसको याद ही रखना है। ठीक है, कि जो साइन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या बन जाता है? कॉस बन जाता है। ठीक है, और ये उसका एंगल है। साइन का डेरिवेटिव लेने के बाद उसका एंगल का डेरिवेटिव भी आपने लेना है। ठीक हो गया? साइन ओमेगा टी इक्वल हो जाएगा कॉस ओमेगा टी के। ठीक हो गया? फिर आ जाता है हमारे पास इसका एंगल, तो एंगल का डेरिवेटिव भी लेना है आपने। एंगल का डेरिवेटिव कैसे लेंगे? ये लिखा हुआ है ओमेगा टी। ओमेगा है कांस्टेंट, कांस्टेंट को आप साइड पे रखेंगे, सिर्फ टी का डेरिवेटिव लेंगे, यानी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो वो 1 बन जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ओमेगा बचेगा यहां पर। ये चीज मैं फिर से यहां पे करके बता देता हूं, यहां पे कर देता हूं मैं। ये देखिए, यानी आपने अब एंगल का डेरिवेटिव लेना है डेल्टा बाय डेल्टा टी ऑफ ओमेगा टी। तो ये जो ओमेगा है ना, ओमेगा, ये ओमेगा यहां से निकाल के आप जो कांस्टेंट होता है ना उसको आप शुरू में लिख सकते हैं, और इस टी को आप यहां लिख लीजिए। तो देखिए डेल्टा टी बाय डेल्टा टी क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो क्या आंसर आएगा वापस? ओमेगा। तो ये जो असल में ओमेगा साथ में आया ना, ये इस एंगल का डेरिवेटिव होता है। लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, ये देखिए, ये लिखा हुआ है डेल्टा बाय डेल्टा टी ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी इस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है। चेंज इन दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। तो मैथ्स का रूल है कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, ये फार्मूला है। ठीक है, आपको भी याद रखना है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को भी याद ही किया उन्होंने भी। तो डेल्टा बाय डेल्टा टी यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन, वो किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस। साइन कन्वर्ट हो गया कॉस में। एंगल का डेरिवेटिव मैंने यहां पर आपको सिखा दिया, एंगल क्या है? ओमेगा टी। तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव में ओमेगा साइड पर आ जाएगा, डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी 1 के इक्वल होता है। ठीक है, इसलिए सिर्फ ओमेगा बच जाता है। ये जो ओमेगा साथ में है ये वो ओमेगा है जो कि इस एंगल का डेरिवेटिव लेने के बाद है। बस इतना सा काम था, राइट? ओके जी, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, एंगल का डेरिवेटिव आ गया हमारे पास ओमेगा। ठीक है, ये वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट कर देनी यहां पर। ये देखिए, इस पूरी की जगह पे आ जाएगा यहां वैल्यू। अब देखिए क्या होगा जी, v इज इक्वल टू, ये वाला l उसी तरह से आ गया, ये आई नॉट ये भी कांस्टेंट था, बाहर लिख दिया हमने यहां पर। ठीक है, और साइन ओमेगा टी का जो डेरिवेटिव लिया वो बन गया कॉस ओमेगा टी, और इसके जो एंगल का डेरिवेटिव ये हमारे पास ओमेगा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये l, ये आई नॉट और ये ओमेगा, ये तीनों मिलके हमारे पास वी नॉट बनाते हैं। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे वी नॉट की इक्वल, तो मैं बता देता हूं यहां पर। वैसे तो ये बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बता देता हूं। ओहम लॉ आता है ना, v इज इक्वल टू आई आर। ये उस सूरत में है जब आपके पास रेजिस्टर अटैच हो R, लेकिन यहां पर रेजिस्टर नहीं है, इंडक्टर है। इंडक्टर भी करंट को अपोज करता है। ठीक है, तो इसकी जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम रेजिस्टेंस नहीं कहते, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस। शो किससे करते हैं? आर की बजाय एक्स एल से शो करते हैं। तो वो v इज इक्वल टू आई आर होता ना, तो ये v इज इक्वल टू आई इंटू एक्स एल होगा। यहां पर x क्या है? रिएक्टेंस है। यहां पर r रेजिस्टेंस था ना, रेजिस्टेंस जगह पे यहां पे एक्स एल यानी रिएक्टेंस का हम जो है वो वर्ड यूज करेंगे। सो v इज इक्वल टू आई आर ही समझे इसको भी आप, राइट? अब इसकी एक वैल्यू होती है एक्स एल की, जो कि आपको यहां पे प्रूव नहीं करनी, एज इट इज याद रखनी है। तो ये जो एक्स एल होता है ना, वो हमारे पास इक्वल होता है जी ओमेगा इंटू एल के। तो यहां पे जब पुट करूंगा ना ओमेगा एल, तो आई नॉट ओमेगा एल बन जाएगा, राइट? तो ये वो वैल्यू, ये देखें जी, आई नॉट, ये एल और ये ओमेगा, ये तीनों मिलकर हमारे पास बन जाते हैं वी नॉट। तो वी नॉट कॉस ओमेगा टी, ये एक इक्वेशन आ गई। एक हमारे पास थी करंट की इक्वेशन, ये आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ये आप देख सकते हैं, वी इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी। ये दो इक्वेशन है जिनकी हेल्प से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन इससे हमें क्लियर नहीं हो पा रहा भाई इनमें फेज डिफरेंस कितना है, आई और वी में क्या कोई फेज डिफरेंस है या नहीं है, इसको क्लियर नहीं हो पा रहा। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक जो है इसमें जो फंक्शन इस्तेमाल हुआ वो साइन का है, इसमें जो फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है वो कॉस का है। ठीक है, तो जब तक हम इन दोनों को कंपेयर नहीं करेंगे तब तक हमें ये चीज क्लियर नहीं होगी। और कंपेयर करने के लिए दोनों फंक्शन को सेम करना जरूरी है, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा बराबर की चीजों को किया जाता है। ठीक है ना, तो हमने क्या करना है जी, इसको सिमिलर बनाने के लिए ना इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है। तो फिर हम मैथ्स का एक फॉर्मूला यूज करेंगे कि अगर आपके पास कोई कॉस फंक्शन है, उसको आप साइन में कन्वर्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन साथ में आपको 90 डिग्री प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, ये फार्मूला है। कॉस ओमेगा टी समझे, ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा है ना, उसको आप साइन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ठीक है कर लो, उसके साथ आपको 90 डिग्री प्लस करना पड़ेगा, तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कॉस के एंगल में 90 डिग्री प्लस कर दो तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी के प्लस 90 कर देंगे आप यहां पर, तो ये आपके पास कॉस वाला फंक्शन साइन में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाला फार्मूला मैथमेटिक्स का यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे। ये लिखा हुआ था कॉस ओमेगा टी, इस कॉस को चेंज कर दिया हमने साइन में, तो क्या करना पड़ेगा, इस ओमेगा टी के साथ 90 प्लस करना पड़ेगा। तो ये सिंपल 21 में चेंज हो गया साइन में। अब ये देखिए इसमें आ रहा है साइन ओमेगा टी, इसमें आ रहा है साइन ओमेगा टी प्लस 90, तो यहां से क्लियर हो रहा है कि ये जो हमारे पास वोल्टेज है वो 90 डिग्री के साथ लीड कर रहे हैं।
ठीक है, अब इसी चीज को ग्राफ में बनाएंगे, ग्राफ में बनाने के बाद फिर वहां से भी आपको मैं ये चीज समझाऊंगा, राइट। अब आपने क्या करना है जी, यहां पर ओमेगा टी लिख लीजिए, ठीक है। ये दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है ना, ये देखिए वो क्या है, ये कॉस वाली इक्वेशन किधर है, एक ये वाली इक्वेशन है, सॉरी ये वाली वी नॉट कॉस ओमेगा टी, ये ओमेगा टी वाली इक्वेशन है, और दूसरी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा टी की इक्वेशन है, ये भी ओमेगा टी की इक्वेशन है। इन दोनों की हेल्प से हम इसका ग्राफ बनाएंगे। इसकी हेल्प से भी बना सकते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल है, इसी से ये बनाया गया, लेकिन इससे समझना मुश्किल होगा ना, तो आप इसी को याद रखिए, इसमें भी ओमेगा टी है, इसमें भी ओमेगा टी है, इन दोनों की हेल्प से हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने रखा ओमेगा टी, यहाँ पे रखा आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे रखा वी नॉट कॉज ओमेगा टी, ये तीनों चीजें हमारे पास यहाँ पर आ गई। अब ओमेगा टी की कोई भी वैल्यूज हम खुद से सपोज कर सकते हैं ग्राफ बनाने के लिए, कोई 2-4 वैल्यूज ले लीजिए। मैंने पहली वैल्यू 0 सपोज की, फिर मैंने 90 सपोज की, फिर 180, फिर 270, फिर 360, और इन पे इनकी वैल्यूज चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए डी ओमेगा टी की वैल्यू 0, या मैं यहाँ पे मैं जब 0 पुट करूंगा तो क्या होता है 0, तो 0 आई नॉट से मल्टीप्लाई हो गया, पूरा 0 हो गया। फिर 90 साइन 90 पे क्या होता है 1 इंटू आई नॉट मिल जाएगा। फिर 180 पुट कीजिए, साइन ओमेगा टी की जगह 180 पुट करूंगा, साइन 180 पे 0 होता है, 0 मिल जाएगा। फिर 270, अब साइन ऑफ 270 पुट करूंगा तो मुझे -1 मिलता है, -1 को आई नॉट से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस आई नॉट। फिर आप क्या करेंगे 360, साइन 360 पे 0 होता है, 0 को आई नॉट से मल्टीप्लाई किया, ये मिल गया मुझे 0। इसी तरह से फिर मैं क्या करूंगा, इसको इस वाले वैल्यू में पुट करूंगा। जब 0 डिग्री है ओमेगा टी, यहां पे पुट करो 0, तो cos 0 पे 1 होता है, 1 इंटू वी नॉट, आपको वी नॉट मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से फिर आप क्या करेंगे जी, ओमेगा टी की वैल्यू 90 पुट करेंगे, cos 90 पे 0 होता है, 0 इंटू वी नॉट, ये आपको 0 मिलेगा, राइट। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है आपके पास, यहां पर देखिए ये 180 पे, तो cos 180 पे अगर आप चेक करेंगे तो आपको -1 मिलता है, -1 इंटू वी नॉट, माइनस वी नॉट आ जाएगा। फिर 270 पे चेक करें, यहाँ पे cos 270 पे क्या होगा आपके पास, अगेन 0 होता है, 0 इंटू वी नॉट, आपको फिर 0 मिलेगा। फिर 360 पे चेक करें, cos 360 पे चेक करेंगे तो आपको फिर से क्या मिलेगा 1 इंटू वी नॉट, आपको मिलेगा जी वी नॉट, ठीक है। तो ये देखिए जरा गौर से, यहाँ पर जब आपके पास करंट वाली इक्वेशन 0 है तो वोल्टेज की मैक्सिमम है, वी नॉट मैक्सिमम, करंट 0 तो वोल्टेज मैक्सिमम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर जब आपके पास करंट जो है वो क्या हो गया, आपके पास मैक्सिमम हुआ तो वोल्टेज क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। फिर करंट जब 0 हुआ तो वोल्टेज नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर मैक्सिमम हो जाएंगे। फिर जब करंट नेगेटिव होगा तो फिर वोल्टेज अगेन जो है वो हमारे पास 0 हो जाएंगे। फिर करंट 0 होगा तो वोल्टेज फिर से मैक्सिमम हो जाएंगे। अब इसको ग्राफिकली आपने कैसे बनाना है, ये पहले आप जो लाइन बना रहे हैं ये वाली, ये करंट की, ये ब्लैक कलर से जो है, ठीक है। तो 0 पर क्या है, ये 0 है, तो ये हम इसको 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी 0 वैल्यू, उसके बाद फिर 90, इस पॉइंट को हम 90 मान लेते हैं, 90 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू, फिर 180 पे 0, फिर 270 के ऊपर जाके हमारे पास नेगेटिव आई नॉट हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये 0 हो जाती है। इसी तरह वोल्टेज की इक्वेशन आप पुट करेंगे तो वोल्टेज जब आप 0 पुट करेंगे, 0 पे आपको क्या मिल रही है, वी नॉट मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर 0 था ना, तो 0 पे इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, मैक्सिमम। करंट क्या था 0 पे 0, वोल्टेज क्या है 0 पर मैक्सिमम, ठीक है। और देखिए जब आपके पास करंट मैक्सिमम था आई नॉट, तब वी क्या है 0, ये देखिए ये वी 0, यहां पर 0 आ गया, ठीक है। फिर यहां पे इसी तरह ये सारे पॉइंट्स अपने इसके ऊपर लगाते जाना है और आपके पास 2 ग्राफ आ जाएंगे, ये ग्राफ आ गया, दूसरा ये ग्राफ। अब यहां पे आपको क्लियरली ये चीज नजर आ रही है कि वोल्टेज जो है वो करंट के साथ जो है वो लीड कर रहा है। जब हमारे पास करंट 0 है, वोल्टेज उस वक्त भी हमारे पास मैक्सिमम है, तो वोल्टेज इस वक्त लीड कर रहा है, करंट इस वक्त हमारे पास क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ठीक है। तो इनमें कितना फेज डिफरेंस है, ये मैंने आपको फेज ऑफ एसी के टॉपिक में सिखाया था कि किस तरह से आपको पता चलता है कि यहाँ पर फेज डिफरेंस इतना पाया जाता है। लेकिन मैं फिर से एक बार चीज वो रिवाइज कर देता हूँ। देखो ये आपके पास ये एक इक्वेशन है, आप इतना याद रख लो बस अपने माइंड में कि जो भी यहां से स्टार्ट हो रहा है ना ये, ठीक है, एक तो उसका ये वाला पॉइंट 0 है, ये पीक पॉइंट, इसका फेज कितना होता है 90, इस पॉइंट पे फेज कितना होता है हमारे पास 180, इधर होता है 270 और इधर कितना होता है हमारे पास 360, ठीक है। अब ये दूसरी वेव है, ये वाली, इसका ये पीक पॉइंट, और पीक पॉइंट पे कितना होता है 90, यहां पर कितना होगा 180, ठीक है, यहां पे कितना होगा 270, यहां पे होगा 360 में फिर 90 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 450 बनेगा, यहां पर 450 है, ठीक है। तो देखिए जरा यहां पर है जी हमारे पास ये 0, इसका कितना है जी 90, 0 और 90 में कितना डिफरेंस है, फेज डिफरेंस आपके पास 90 डिग्री का आ जाता है। तो यहां से क्लियर हुआ कि वोल्टेज ने जो है वो 90 डिग्री के साथ क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। अच्छा, अब यहां पे देखिए ये 0 था तो यहां पर ये हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और ये 90 था तो ये हो जाएगा यहां पर 180, ठीक है। तो अब देखिए वोल्टेज में और करंट में फेज डिफरेंस 180 माइनस 90, तो आपको क्या मिलेगा 90 मिलेगा। अच्छा, ये 0, ये 90 के बाद यहां पर ये 180 हो जाएगा, और ये 180 था तो ये बन जाएगा यहां पर 270 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब इनमें चेक कर लें आप डिफरेंस कितना मिलेगा आपको, ये डिफरेंस जो आपको 90 डिग्री मिलेगा। उसके बाद यहां पर ये कितना बनेगा, ये हमारे पास मिलेगा 270 डिग्री और ये बन जाएगा 360 डिग्री। तो इन दोनों में डिफरेंस चेक कीजिए, यानी किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, इस इंस्टेंट पे चेक कर लें, इस इंस्टेंट पे चेक कर लें, इस इंस्टेंट पे चेक कर लें, इस इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट में, हर जगह आपको जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री जो है वो लीड करता हुआ ही आपको दिखाई देगा, ठीक है।
और यहाँ पर हो जाएगा जी हमारे पास ये 450 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 360। इन दोनों में डिफरेंस चेक करेंगे तो फिर भी आपको फेज डिफरेंस मिलेगा 90 का। तो यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि आपके पास किसी भी एक इंस्टेंट पे चेक कर ले, यहाँ पर या इधर इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे आपको वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री के साथ लीड करता ही दिखाई देगा। मैथमेटिकली भी हमने प्रूव करके दिखाया उसको, ग्राफिकली भी इस चीज़ को प्रूव कर लिया। अब हमने उसकी फेजर डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं। ये फेजर डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, चलिए सीखिए उसको। देखो बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि भाई ये जो हमारे पास एक इक्वेशन है ना, ये जो साइन की, ये जो साइन के फंक्शन है ना, किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, ये एंगल पे डिपेंड कर रहे होते हैं। इनकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही होती है, एंगल पे डिपेंड कर रही होती है। अच्छा अब देखिए, जब ये एंगल है हमारे पास 0, यानी कि ये इस तरह से पॉइंटर ये, तो ये हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पर होती है इस पॉइंट के ऊपर ऐसे, ठीक है। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ती जाती है। ये मैक्सिमम पर आता है, ये भी अपनी मैक्सिमम पर आ जाती है, यानी कि ये यहाँ से घूमती हुई इस पोजीशन पर आ जाती है। जब एंगल 0 था तो ये इस पॉइंट पर होती है। जब एंगल घूमता घूमता ऊपर जाता रहता है ऐसे 90 पर आता है, तो वैसे वैसे इसकी वैल्यू यहाँ से ऊपर जाती है यहाँ पर 90 पर आ जाती है। तो अगर कोई एक इंस्टेंट हम ले लेते हैं, लाइक ये स्टार्टिंग वाला इंस्टेंट ले लेते हैं, इस पे जो करंट है वो कहाँ पर है, 0 पर है। तो अगर ये पॉइंटर 0 पर है तो इसका जो वेक्टर बनेगा वो हमारे पास इस तरह बनेगा, इस तरह, ठीक है। जैसे जैसे एंगल बढ़ता रहेगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू ऊपर जाती रहेगी ऐसे। अब जो वोल्टेज है इसी इंस्टेंट के ऊपर वो कहाँ पर है, वो अपने पीक पर है, ये अपने पीक पर। तो पीक पर तब मिलेगा अगर आपके पास ये जो इसका पॉइंटर है वो यहाँ से घूमता हुआ यूं आएगा, ठीक है। ये देखिए, ये मैं कहता हूँ जी, ये जो जैसे ये हमारे पास ये था ना, ये इस पॉइंट पर था, ये देखिए गौर से देखिए, इस जैसे जैसे ये घूमता रहेगा वैसे वैसे ऊपर आता रहेगा, जैसे मैक्सिमम हुआ ये इधर आ जाता है। तो इसका पॉइंटर मैक्सिमम तब होगा जब ये अपनी मीन पीक पोजीशन पर होगा, ठीक है। तो इसलिए इस इंस्टेंट पे अगर करंट को देखें तो वो 0 है, तो उसका जो पॉइंटर होगा वो यहां पर होगा। लेकिन जो वोल्टेज है वो अपने पीक पर है, और पीक पर तब होता है जब ये पॉइंटर घूमता हुआ इस पॉइंट पर आता है। तो वोल्टेज का पॉइंटर यहां पर आएगा ऐसे, और जो करंट का पॉइंटर वो ऐसे आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि करंट और वोल्टेज में जो हमारे पास फेज डिफरेंस आ रहा है वो कितना 90 डिग्री का आ रहा है। तो 90 डिग्री यहाँ से क्लियर हो गया आपको बस। अब यही आपकी फेजर डायग्राम होती है। वोल्टेज को आप ऐसे ऊपर बनाएंगे, करंट को आप इस तरह बनाएंगे, तो आई और वी के दरमियान में जो फेज डिफरेंस आपको 90 डिग्री यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपकी ये फेजर डायग्राम भी बन गई। इसको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, इसको फेजर डायग्राम भी कहते हैं, कोई सा भी आप नाम दे दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अभी भी हम इसको यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, इसके अलावा मजीद एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाए, कहीं से कोई भी टेस्ट हो, कोई भी पेपर हो, आपको वो क्वेश्चन हर एंगल से आना चाहिए। यहाँ तक वैसे हमारा कॉन्सेप्ट इस हवाले से कंप्लीट हो गया, लेकिन इसको हम छोड़ेंगे नहीं, मजीद आगे बढ़ते हुए इसको देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या होता है। आखिर ऐसा क्या होता है कि करंट हमारे पास मिनिमम होता है बट वोल्टेज मैक्सिमम पर कैसे चले जाते हैं, या मैक्सिमम वोल्टेज पर करंट मिनिमम क्यों होता है, उसकी क्या रीजन है, ये चीज़ हमने सीखनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं जी आगे। अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको ये बता दी थी कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर इसकी रेजिस्टेंस जो है इस इंडक्टर की बहुत कम हो, यानी हमने थिक कॉपर वायर से इसको बनाया ताकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा हो, रेजिस्टेंस कम हो। अगर इसकी रेजिस्टेंस कम होगी तो फिर अप्लाइड जो एसी वोल्टेज है वो बैक ईएमएफ के इक्वल होंगे, ठीक है। तो उसी रिस्पेक्ट से हमने ये इक्वेशन बनाई थी कि भाई V जो फिर हमारे पास वोल्टेज होंगे एसी वोल्टेज, वो इक्वल टू किसके होंगे, L टाइम डेल्टा I बाय डेल्टा T। जबकि L यहाँ पर क्या, ये कांस्टेंट है। इक्वल और कांस्टेंट को खत्म करेंगे तो इसमें यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा। सो V इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा I बाय डेल्टा T। यहाँ पर मैंने लिखा V इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा I बाय डेल्टा T। अब ये जो वोल्टेज है ना, इसकी वैल्यू प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के ऊपर। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यानी चेंजिंग करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम को रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कहा जाता है। अब यहां से बड़े ध्यान से बात सुनना, अगर आपके पास किसी पोजीशन पर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मैक्सिमम है तो वहां पर वोल्टेज मैक्सिमम होंगे। हमें करंट मैक्सिमम की बात नहीं की, रेट ऑफ चेंज, यहां पे मैक्सिमम करंट में चेंज आएगा टाइम के रिस्पेक्ट से, वहां पे मैक्सिमम वोल्टेज होंगे। जहां पे मिनिमम चेंज आएगा करंट में तो मिनिमम हमारे पास वहां पे वोल्टेज। तो मैक्सिमम चेंज पर मैक्सिमम वोल्टेज, मिनिमम चेंज पर मिनिमम वोल्टेज, बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलिए देखते हैं। अब जरा इस पे गौर करो, ये हमारे पास जो है करंट की इक्वेशन जो मैंने रेड कलर से बनाई है, ये वेव फॉर्म करंट की ऐसे, ये ऐसे करंट वेरी कर रहा है। अब जरा देखो, मैंने इस पूरे को ना टाइम को छोटे छोटे से ना इक्वल इंटरवल्स के अंदर मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया। मैंने रफली बनाई डायग्राम, चलें आप कोशिश करें आप इसको अंडरस्टैंड करने की। ये छोटे छोटे से पैचेस ऑफ टाइम है, ये इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि थोड़ा बहुत एरर तो इसमें आ ही जाता है, ठीक है। और बस हमने आपको समझने के लिए बना दी डायग्राम, एक इंटरवल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कोशिश की हमने कि ये इक्वल इंटरवल रहे, राइट। अच्छा, अब इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में देखें करंट कितना कितना चेंज हो रहा है। सबसे पहला इंटरवल देखो, यहां से लेकर यहां तक ये जो फर्स्ट टाइम इंटरवल है डेल्टा टी से इसको मैंने डिनोट किया, उसमें करंट इस पोजीशन से बढ़ता बढ़ता यहां से इतना चला गया। ये देखो इतना चेंज आया करंट में, ये फर्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये छोटा सा इंटरवल है टाइम का, उसमें इतना ज्यादा करंट में चेंज आ रहा है। अगर मैं इसको मजीद बेहतर बनाना चाहूँ, मजीद बेहतर तरीके से सिखाना चाहूँ तो इसको और शॉर्ट इंटरवल करना चाहिए, लेकिन फिर आपको दिखाना मुश्किल हो जाएगा, उसको समझाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हमारा एक टाइम इंटरवल है छोटा सा, उसके अंदर आप देखिए मैक्सिमम करंट में चेंज आ रहा है। तो इसलिए इस पॉइंट के ऊपर जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम है, क्योंकि वोल्टेज आपके पास प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के, वो करंट पे डिपेंड नहीं कर रहे, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे डिपेंड कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में देखो फर्स्ट पैच में तो रेट ऑफ चेंज मैक्सिमम है, यानी इस टाइम इंटरवल के अंदर जो करंट में चेंज आ रहा है वो मैक्सिमम आ रहा है, इसलिए वोल्टेज यहां पर क्या है मैक्सिमम। फिर आप सेकंड इंटरवल में यहां से हट के इस पॉइंट पर आओ, यहां पर जो आपके पास चेंज आ रहा है वो कम आ रहा है, ये देखिए ये इतना सा चेंज आ रहा है, इसलिए यहां पर जो वोल्टेज है वो फिर कम हो जाएंगी, ऐसे ग्राफ उसका नीचे को आया। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंटरवल में देखो यहां पर जब और आगे जाओगे इस इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर रहते हो तो वोल्टेज में जो करंट में चेंज है वो बहुत कम, ये देखिए बहुत माइनर सा चेंज है, ये इतना सा, इसलिए जो वोल्टेज है वो बहुत कम सडनली डिक्रीज होते हैं। फिर जब इस पैच पर आते हैं तो यहां पर वोल्टेज में चेंज तकरीबन ना होने के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर जब इस पैच पर पहुंचता है तो चेंज ऑफ करंट जो है आपके पास टाइम के रिस्पेक्टिव नहीं है, इसलिए वोल्टेज सडनली इस पॉइंट पर आके किधर पहुंच जाते हैं, जीरो पर पहुंच जाते हैं। ये देखो ये मैक्सिमम पर थे, कम होने शुरू हो गए, कम होते जीरो। क्यों? यहां से लेकर यहां तक जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है ना वो कम होता जा रहा है। स्टार्टिंग में इस पैच में रेट ऑफ चेंज बहुत ज्यादा था, फिर रेट ऑफ चेंज और कम हुआ, फिर रेट ऑफ चेंज और कम हुआ, फिर रेट ऑफ चेंज बिल्कुल जीरो हो गया। इसलिए यहां पे वोल्टेज मैक्सिमम थे, फिर वोल्टेज कम होते सडनली आके इसे जीरो पर गिर गए। ठीक है, उसके बाद आगे देखो जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे फिर ऐसा ऐसा रेट ऑफ चेंज बढ़ता जाएगा, लेकिन वो नेगेटिव में। ये देखो ये कैसा चेंज था, ये इंक्रीजिंग वाला चेंज था। ठीक है, अब यहां से आप देखिए करंट जो है वैसे नीचे को आता जा रहा है, ठीक है, ऐसा ऐसा कम हो रहा है, तो अब टाइम के रिस्पेक्ट से फिर करंट में चेंज आ रहा है, लेकिन अब वो डिक्रीजिंग वाला चेंज है। ठीक है, तो अब जो वोल्टेज की डायरेक्शन होगी वो ऑपोजिट होगी, अब वो देखिए नेगेटिव सेंस में चला गया हमारे पास वोल्टेज। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे आप बढ़ते जाएंगे, शुरू में रेट ऑफ चेंज जो है वो कम था, जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है वो ज्यादा होता जाएगा, इसलिए यहाँ पर इस पॉइंट पर मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होता है, तो इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वोल्टेज आपको रिवर्स डायरेक्शन के अंदर होंगे। ठीक है, फिर से देखिए आगे ऐसा ऐसा जो है वो यहाँ पर चेंज ऐसा ऐसा कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, यहाँ पे आके फिर जो है वो चेंज मिनिमम हो जाएगा, तो वोल्टेज फिर से जीरो पर हो जाएंगे। फिर ऐसा था यहाँ से आगे चलते रेट ऑफ चेंज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो फिर से आपके पास जो है ना ऐसे आपके पास जो वोल्टेज बढ़ते जाएंगे इस पॉइंट पर आ जाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये कंसेप्ट है जिसके आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपका माइंड क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता कि कैसे ऐसा मुमकिन है कि आपके पास करंट जीरो और वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो इतना मैंने बता दिया कि स्टार्टिंग में यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है ऐसा ऐसा कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, इसलिए वोल्टेज भी ऐसा ऐसा मैक्सिमम से चले ऐसा ऐसा कम होते गए, कम होते गए। यहाँ पर रेट ऑफ चेंज जीरो हो जाता है, वहीं पे वोल्टेज भी जीरो हो जाते हैं। फिर ऐसा ऐसा रेट ऑफ चेंज, अब ये रेट ऑफ इंक्रीजिंग था, ये रेट ऑफ डिक्रीजिंग, अब ऐसा ऐसा कम होता जा रहा है, तो फिर ऐसे ऐसे आप देखें यहाँ पर अब जो है वो करंट कम होता जा रहा है, यहाँ पर कम चेंज है, यहाँ पे ज्यादा चेंज, यहाँ पे सबसे ज्यादा चेंज, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज कम थे, ऐसा ऐसा बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट के ऊपर आके मैक्सिमम चेंज और मैक्सिमम हमारे पास वोल्टेज इंड्यूस हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर जो कई बुक्स में लिखा है स्लोप के रिस्पेक्ट से किया गया। भाई ये जो चीज़ है ना डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, इसी का नाम उन्होंने स्लोप रख दिया। ये स्लोप है। स्लोप क्या होती है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है आपके पास डेल्टा आई है और जो बेस आपके पास होती है वो डेल्टा टी होती है। ठीक है, तो आपने जब भी स्लोप लेनी होती है किसी कर्व की तो वहां पर आपने एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पे देखना है तो यहाँ से मैं इस कर्व के साथ एक टेंजेंट ड्रा करूंगा। ठीक है, और इस टेंजेंट की स्लोप होती है। अब स्लोप क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये अगर एक बिल्कुल कोई एक वेक्टर यूं है तो उसकी स्लोप जीरो है। थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ उठता जाएगा, स्लोप बढ़ती जाएगी, स्लोप बढ़ गई, स्लोप बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई मैक्सिमम स्लोप। फिर ऐसा ऐसे कम गई, कम 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 और फिर जीरो। और फिर नेगेटिव डायरेक्शन में भी स्लोप होती है, नीचे को बेंड होगी ऐसे, ये नेगेटिव स्लोप, और बढ़ गई स्लोप और बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई और मैक्सिमम स्लोप कम हो रही कम हो रही कम हो रही कम हो रही जीरो। तो ऐसे ऊपर को बढ़ेगा ऐसे तो पॉजिटिव स्लोप, ऐसे ये जीरो, फिर नीचे को बढ़ेगा तो ऐसे नेगेटिव स्लोप होती रहेगी। राइट, ये एक आसान सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। यहां पर देखा जाए तो इस पोजीशन में आपके पास जो स्लोप आ रही होती है वो मैक्सिमम आ रही होती है स्लोप। ठीक है, इस पॉइंट पे जब करंट जीरो है स्लोप आपके पास मैक्सिमम मिल रही है, तो स्लोप मैक्सिमम होगी तो आपके पास जो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ वोल्टेज है वो मैक्सिमम मिलेगी। अब जैसे जैसे आप आगे चलते जा रहे देखो स्लोप कम होती जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, और इस पॉइंट पे आके स्लोप बिल्कुल जीरो हो जाती है। यहाँ पे आके स्लोप बिल्कुल ऐसे जीरो। मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल सरफेस में यूं पड़ा हुआ वेक्टर उसकी स्लोप जीरो होती है। ऊपर को होगा स्लोप बढ़ती जा रही है मैक्सिमम, कम होती कम होती कम होती जीरो। ठीक है, तो यहां से ये देख लो स्लोप ऐसे थी, फिर ऐसी हुई, फिर ऐसी हुई और फिर ऐसी होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर आके स्लोप बिल्कुल जीरो हो जाती है। जब स्लोप जीरो हो जाएगी तो उस वक्त फिर आपके पास जो वोल्टेज है वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे जी, जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम थी, वोल्टेज मैक्सिमम थे। जैसे जैसे स्लोप कम होती जा रही वैसे वैसे वोल्टेज कम होते जा रहे हैं। और यहाँ पर उसके बाद देखिए जी स्लोप नेगेटिव हो गई, यहां पर थी स्लोप नेगेटिव हो गई। ठीक है, अब थोड़ी सी स्लोप है और बढ़ती गई और बढ़ती गई और बढ़ती गई। जब इस पॉइंट पर आएगा तो नेगेटिव में स्लोप मैक्सिमम पे चली जाती है, इसलिए इस पोजीशन के ऊपर आके वोल्टेज जो है नेगेटिव में बढ़ना शुरू हो जाते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, और ये बढ़ते 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 इस पॉइंट पर आके मैक्सिमम हो जाते हैं। फिर यहां पर देखो
उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम स्लोप है, ऐसा स्लोप फिर कम होती जा रही है, फिर कम फिर कम फिर कम फिर जीरो, यहाँ पर पहुंची तो जीरो, तो स्लोप ऐसा कम होती जा रही है। जब इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो फिर से हमारे पास जो वोल्टेज मिलेंगे आपको क्या मिलेंगे जी, जीरो मिलेंगे। बात समझ आ गई बच्चों? अच्छा जी, तो यहाँ पे जिधर हमारे पास स्लोप बिल्कुल जीरो हो जाती है वहां पे जाके वोल्टेज हमारे पास बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए जी, यहाँ से फिर स्लोप बढ़ना शुरू की, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है ऐसे मैक्सिमम, तो वैसे वैसे वोल्टेज में बढ़ना शुरू कर दिया, बढ़ते बढ़ते वोल्टेज भी हमारे पास एक मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद ये कुछ बातें अगर आप लिखना चाहते हैं, वैसे तो ये मैंने ग्राफ समझा दी, आप अपनी वर्डिंग में भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आइडिया मैं यहाँ पर दे सकता हूँ कि यहाँ पे वोल्टेज जो है वो उसका स्लोप के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। जहाँ पे स्लोप मैक्सिमम है वहाँ पर वोल्टेज मैक्सिमम, जहाँ पे स्लोप जीरो है वहाँ पे हमारे पास जो है वो वोल्टेज भी जीरो होंगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर स्लोप मैक्सिमम है, वोल्टेज मैक्सिमम है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर अगर देखें वोल्टेज जीरो है तो स्लोप भी तो देख लो, इस पॉइंट के ऊपर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्लोप जीरो। फिर इस पॉइंट पर देखो यहाँ पर वोल्टेज मैक्सिमम है तो स्लोप भी इस पॉइंट के ऊपर जो है वो आपके पास ये मैक्सिमम मिल रही है, ठीक है। जहाँ वोल्टेज जीरो है वहाँ पे देखिए स्लोप भी बिल्कुल क्या है, हॉरिजॉन्टल हो गई है, तो ये स्लोप भी जीरो है। फिर यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम, तो स्लोप भी देख सकते, मैक्सिमम स्लोप जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एट पॉइंट ओ द स्लोप ऑफ आई टी कर्व इज मैक्सिमम सो द वोल्टेज इज मैक्सिमम, वो वी नॉट उसको कह सकते हैं आप, ठीक है। एट पॉइंट ए द स्लोप इज जीरो सो द वोल्टेज इज जीरो, जब स्लोप जीरो वोल्टेज भी जीरो होंगे। एट पॉइंट बी द स्लोप ऑफ द आई टी कर्व इज नेगेटिव मैक्सिमम सो वोल्टेज विल बी आल्सो माइनस वी नॉट। ये बातें आपको मैं सारी समझा चुका हूं, बता चुका हूं। उसके बाद हम बात करते हैं जी इंडक्टिव रिएक्टेंस की। ये रिएक्टेंस क्या होती है पहले भी बताया मैंने आपको बच्चों। जैसे ये रेजिस्टर है ना, वो करंट को अपोज करता है, वैसे ये जो कंपोनेंट्स है ये भी करंट को अपोज करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो अपोजिशन है ना उसको हम रेजिस्टेंस नहीं कहते, उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस कहते हैं। और एक इंडक्टर जो रिएक्टेंस शो करता है उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसको यूं डिफाइन करेंगे, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ एसी इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। फार्मूला इसका बड़ा आसान है, आप बड़ी इजीली इसको याद रख सकते हैं। जैसे ओहम लॉ था ना, V = IR, उसी तरह से अब यहाँ पे R रेजिस्टेंस है ना, उसकी बजाय यहाँ पे हम रिएक्टेंस की बात करेंगे। रिएक्टेंस को शो किससे करते हैं, X के साथ, और क्योंकि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है इसलिए साथ छोटा सा हम L लगा देंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास V = IR की बजाय V = I0 × XL आ जाएगा, ठीक है। अब XL यहां पर क्या है, हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस आ जाती है, राइट। अब इसी से ना R की वैल्यू निकालनी है तो I जाके उधर डिवाइड हो जाएगा, सो XL = V0 / I0, राइट। बात समझ गए। और V0 किसके इक्वल है, I0 × ω/L के। मैं आपको यहां पर भी बताया था, ये देखिए यहां पर जब मैंने सिखाई थी आपको चीज के, ये हमारे पास ये L, ये I0 और ये ओमेगा, ये इस तीनों की जगह पे क्या आया, V0। वहां पर भी बताया था, वही चीज यहां पर हमने दोबारा लिख दी, I0 ω × L, ठीक है। ये हमारे पास बन जाता है जी V0। तो I0 जो है वो I0 से कट जाएगा, ओमेगा हमारे पास आ जाएगा। सो XL = ω/L, ये एक फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का ये बात याद रखनी है। यहाँ पे ओमेगा की क्या वैल्यू होती है, क्लास 11 में भी आपने सीखा था, ये हमारे पास इक्वल होता है 2πf के। तो इस तरह से XL = 2πf × L आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक ये फ्रीक्वेंसी का और XL का ना आपस में एक डायरेक्ट रिलेशन बनता है। इसके ऊपर आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। लास्ट ये जो पेपर था इसमें आया भी था क्वेश्चन कि अगर AC की फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा देते हैं तो इंडक्टिव रिएक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कैपेसिटिव तो अभी हमने डिस्कस नहीं की, इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इंडक्टिव को हम अभी यहाँ पर बता देते हैं। ये देखो XL का ना F के साथ एक डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर दो चीजें जिनका आप आपस में रिलेशन चेक करना चाह रहे हो, पहली बात ये कि एक इक्वल के राइट साइड होनी चाहिए, एक लेफ्ट साइड होनी चाहिए। तो XL का और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन करना है, दोनों राइट और लेफ्ट पे हैं। बाकी को आप कांस्टेंट मान लें तो इसका ये दोनों नोमिनेटर में है, तो दोनों के दरम्यान में एक डायरेक्ट रिलेशन पाया जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि XL इज प्रोपोर्शनल टू F। अगर AC की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो जो उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर AC की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कम हो जाएगी। ये रिलेशन आपने लिखना है, छोटा सा फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद ये रिलेशन प्रूव करने के बाद आप ये बता देंगे कि अगर आप AC करंट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दोगे तो जो इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। डायरेक्ट रिलेशन इंडिकेट कर रहा है इस चीज को, ओके। उसके बाद फिर हम करते हैं जी पावर लॉसेस की। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारे पास एक सिंपल सा आसान सा फार्मूला है, P = IV cos φ, जिसमें φ जो है वो I और V के दरम्यान में फेज डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि इन दोनों के दरम्यान जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, वो 90 डिग्री है। तो आप सिंपली यहाँ पे 90 डिग्री पुट करोगे तो आपको आंसर जो है वो 0 मिल जाता है। ये एक सिंपलेस्ट और इजीएस्ट वे है, ठीक है। यहीं पे ये फार्मूला जो है वो खत्म हो जाता है। कैसे पावर 0 होती है अभी इसको मैं समझाता हूँ, उसके बाद ये फिर आपको दूसरे वाला पार्ट भी ये सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर कुछ मैथमेटिकल फार्मूले इस्तेमाल होते हैं जो कि बहुत सारे बच्चे मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, इसलिए एक आपको मैंने ये मेथड बता दिया, दूसरा मेथड मैंने आपको ये बता दिया, दोनों में से कोई एक कर लें आप, इनफ है। अब इसका ग्राफ देखिए जरा किस तरह से बनता है। ग्राफ देख के बच्चे थोड़ा परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन बच्चों इंतहाई आसान है,
कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा, आपने बस ध्यान से इसको चीज़ को समझना है। ये देखिए, ये हमारे पास आगे जी ये एक आई और वी की वैल्यू जो पावर वाला जो वर्टिकल एक्सिस पे ले लें, यहाँ पर हम जो है वो टाइम ले लेते हैं और दोनों वेव फॉर्म आप यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास आगे जी एक करंट की वेव फॉर्म। ये वैसे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव फॉर्म कंप्लीट हो जाती है, लेकिन मजीद समझाने के लिए मैंने एक इसका पार्ट और बनाया। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इतना भी समझ लें, बना लें तो इनफ है, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे जी एक वेव फॉर्म, ये करंट की, और ये वोल्टेज की उसी तरह से आपने इसके ऊपर यूँ बना दी। पावर क्या होता है आपके, बेसिकली इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज को आप ले रहे होते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये 0, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, यहाँ पे 360, ये एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके ऊपर वैल्यूज हमने लेके रखी हुई है, ये देखो 0, 90, 180, 270 और 360। इन वैल्यूज के ऊपर आप आई और वी को चेक कर लो ना, इनमें से कोई एक 0 है। जब वी मैक्सिमम है तो आई 0 है, जब आई मैक्सिमम है तो वी 0 है, जब वी मैक्सिमम तो आई 0, जब आई मैक्सिमम तो वी 0, फिर इसी तरह से इनमें से कोई एक चीज़ 0 है। तो आई और वी में से कोई एक वैल्यू जो आपके पास 0 मिल रही है, तो पहले आपने ना इस ग्राफ के ऊपर ना जहां जहां वो 0 पॉइंट्स हैं उनको आपने ऐसे ऐसे हाईलाइट कर लेना है। ग्राफ बनाने का तरीका आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले एक पॉइंट मैंने यहाँ बना लिया, एक पॉइंट यहाँ। आपको पता होगा भाई इन पॉइंट्स के ऊपर जो है ना हमारी पावर जो है वो 0 होगी, क्योंकि देखो वैसे भी अंडरस्टूड सी बात है, आई और वी से पावर बनती है। आई और वी में कोई एक भी अगर 0 होगा तो पावर क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। देखो इस ग्राफ को देखो, ये इसका जो ये वाला पॉइंट है यहाँ से नीचे आ रहा है, इस पॉइंट के ऊपर ये इस वक्त एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो वैल्यू है वो क्या है जी, 0 होगी, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू इसकी 0 है, ठीक है। तो आई और वी की वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, इस पॉइंट पे क्या मिलेगी, पावर 0 मिलेगी। फिर देखो इन दोनों में से ना कोई एक भी जहां पे एक्स एक्सिस को काटेगा वहां पर 0 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये पहला 0 पॉइंट, ये दूसरा 0 पॉइंट आ गया, ये तीसरा 0 पॉइंट, ये चौथा 0 पॉइंट, ये पांचवा 0 पॉइंट। कोई एक ही, चाहे ये एक्स एक्सिस को कट करे, चाहे ये एक्स एक्सिस को कट करे, जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट करते हैं वहां पर इसकी वैल्यू 0 होती है, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 स्पॉट्स बना लिए। ये वो स्पॉट्स है जिनके ऊपर पावर 0 होती है। ये देख सकते हो, ये हमारा रेड कलर का जो ग्राफ है ना, रेड कलर का, ये पावर का ग्राफ है, ठीक है। तो अब देखिए जी, यहां से लेकर यहां तक ये एक जो हमारा पार्ट है, इसमें देखिए, इसके अंदर जो ये ब्लू कलर का हमारे पास वोल्टेज है, ब्लैक कलर का हमारे पास जो है वो हमारे पास करंट है। आई और वी दोनों पॉजिटिव है, तो आई भी पॉजिटिव है, वी भी पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पॉजिटिव पीक मिलेगा। तो यहां से आई नॉट वी नॉट का आपको इस तरह से एक वैल्यू है वो मिल जाती है, ये ऐसे, ठीक है। ये आपको एक ग्राफ मिलेगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करोगे जी, आप यहाँ पर इसके नेक्स्ट पार्ट में चले। यहाँ पे तो पावर 0 हो जाएगी ना, इसलिए यहाँ तो यूँ बढ़ती रहेगी और यहाँ बढ़ते हुए वापस इस पॉइंट पे आके फिर से 0 हो जाएगी। फिर इसका जो ये नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0, इसके बीच में देखिए ये एक ऊपर वैल्यू है, ये ऊपर वाली किसकी है जी, ये हमारे पास है करंट की, करंट पॉजिटिव है, और जो वोल्टेज है वो इससे नीचे है। तो एक्स एक्सिस से ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव, एक्स एक्सिस से नीचे की वैल्यू नेगेटिव। ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू नेगेटिव। और आप जानते हो जब भी पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते तो आंसर हमेशा आपके पास नेगेटिव आता है। इसलिए यहाँ पर जो पावर का ग्राफ आपके पास आएगा वो आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस पे यानी नीचे की तरफ आएगा, ये यहाँ पर ये चीज़, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये आपके पास करंट और वोल्टेज दोनों बिलो द एक्सिस है, यानी आई भी नेगेटिव है और वी भी नेगेटिव है, और नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। इसलिए इसका जो पीक मिलेगा आपको ऐसे ऊपर की तरफ मिलेगा, पॉजिटिव। फिर यहाँ देखिए, फिर से ये आई जो है वो आपके पास वोल्टेज पॉजिटिव है और आई जो है वो नेगेटिव है। आई और वी दोनों की आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पीक जो है वो नेगेटिव मिलेगा, ये ऐसे नेगेटिव नंबर का। फिर देखिए यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव हो गए, फिर आपको पॉजिटिव पीक, फिर आप एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फिर ये नेगेटिव। तो ये बात याद रख लो कि सबसे पहले जब आपने इसको बनाना है, ठीक है, आपने ये एक ब्लैक वाली बनाई, फिर आपने एक ब्लू वाली बनाई। जहां जहां पर कोई एक भी एक्स एक्सिस पे कट करी वहां पर आपने ब्लैक स्पॉट बना लेने हैं। देखिए ये इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे कट करती है, ब्लैक स्पॉट बना लिया। फिर ये ब्लैक वाली इस पॉइंट पे कट करती है, आपने यहाँ पे निशान लगा लिया। फिर ये ब्लू वाली यहाँ पे कट करती है, फिर आपने निशान पे जहां जहां एक्स एक्सिस कट हो रहा है वहां पर पॉइंट बना लो, 1 2 3 4 5 6 7। इन पॉइंट से पावर 0 होगी, ये देख सकते हैं आपके इन पॉइंट के ऊपर पॉइंट 0, यहाँ पावर 0, यहाँ पावर 0, यहाँ पावर 0। इसके दरमियान में आप कोई पॉजिटिव होंगे कोई नेगेटिव होंगे। अगर दोनों ऊपर हैं तो पॉजिटिव, अगर एक ऊपर एक नीचे है तो नेगेटिव, अगर दोनों नीचे हैं फिर भी पॉजिटिव। क्यों? रूल मैंने सिंपल सा बताया आपको, पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव पीक देगी, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगी तो नेगेटिव पीक देगी, नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगी फिर भी पॉजिटिव पीक मिलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा फिर नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव से तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव से तो फिर नेगेटिव पीक मिलेगा। तो इस तरह से आपके पास जो है वो पीक मिलते जाएंगे। अब जरा इसको एनालाइज कीजिए, देखिए
यहां से लेकर यहां तक हमारा जो है ना एक हाफ साइकिल बनता है, यहां से लेकर यहां तक। इस एक हाफ साइकिल के अंदर एक हमारे पास ये जो पॉजिटिव पावर पीक आ रहा है और एक नेगेटिव पावर पीक आ रहा है, दोनों बराबर हैं। यहां पर जितनी पावर लॉस होती है जितनी, ठीक है, उतनी साथ इंड्यूस भी हो रही है। बात समझ रहे हो, जितनी पावर यहां पे लॉस हुई साथ उतनी ही इंक्रीज भी होगी। इसको पॉजिटिव में लॉस होता है, ये नेगेटिव में हमारे पास इंक्रीज आ रहा है। जितनी पावर यहां पे लॉस हुई उतनी पावर साथ में इंड्यूस होगी। तो एक हाफ साइकिल के अंदर रहते हुए जितनी उसने पावर जो है वो यहां पे लॉस की उतनी साथ में उसने प्रोड्यूस भी कर दी। तो यहां पे ओवरऑल सम क्या होगा, हमारे पास जीरो होगा। फिर ये नेगेटिव हाफ साइकिल, यहां पर देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल भी दो हिस्सों में बटा। ये वाला जहां पे जितनी पावर कंज्यूम होती है उतनी पावर साथ में जनरेट भी हो जाती है, ठीक है। तो जितनी लॉस उतना ही साथ में जनरेशन भी होगी, इसलिए फिर से ओवरऑल हमारे पास इसका रिजल्ट क्या मिला जी, जीरो मिला। यहां पर भी इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर रहते हुए ही इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पावर के हैं वो उनको आप एवरेज लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट जीरो मिलेगा। इसी वजह से इसके अंदर पावर लॉसेज जो है वो नहीं होते। बात समझ गए, इसके अंदर किसी किस्म का कोई पावर लॉस नहीं होता। तो आपने ये चीज को अंडरस्टैंड कर लिया, इस चीज को सीख लिया कि इसके अंदर जब एक पॉजिटिव हाफ साइकिल को देखा जाए तो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर भी पावर हमारे पास नेट पावर जो है वो जीरो आ रही होती है, क्योंकि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल एवरेज लोगे तो आपको बस जीरो मिलेगी। फिर ये नेगेटिव हाफ साइकिल को देख लो, यहां पर भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ओवरऑल जो पावर मिलेगी आपको वो जीरो मिलेगी। दैट्स वाई यहां पर कोई भी पावर कंजप्शन नहीं होती, इसका पावर का ग्राफ क्या आता है, जीरो आता है। अब बात आ जाती है इसके सेकंड पार्ट के ऊपर, देखो किस तरह से आप इसको जो है वो सॉल्व करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो दूसरा तरीकाकार ये कि आई और वी की जो भी वैल्यूज है ना, यहां से आपने इस फार्मूले से निकाली वो वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। वो नहीं पुट करनी आई नॉट साइन थीटा और वी नॉट साइन थीटा, वो वैल्यूज पुट नहीं करनी। जो यहां से आपको मिली है जिनमें फेज डिफरेंस पाया जाता है वो फेज डिफरेंस वाली वैल्यू यहां पर पुट कर दो। ये भी एक तरीका है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो ये आई की जगह पर आई नॉट साइन ओमेगा टी आ गया और वी की जगह पर वी नॉट कॉस ओमेगा टी आ गया। अब मैथमेटिक्स का एक फार्मूला है, मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। वो फार्मूला क्या है जी आपके पास, वो फार्मूला यहां पर होता है जी साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा और कॉस ऑफ थीटा। तो यहां पर साइन थीटा कॉस थीटा अगर साथ में 2 आ जाए तो वो साइन 2 थीटा यानी एंगल को डबल कर देता है, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट जो है वो यहां पे आप ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, ये आई नॉट और वी नॉट को स्टार्टिंग में लिख दिया हमने, तो ये साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बन गया, लेकिन साथ में 2 नहीं है, ये वाला 2 जो साथ में होना चाहिए। तो 2 से डिवाइड भी कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास फार्मूला डायरेक्टली मैंने कंप्लीट कर दिया साइन 2 ओमेगा टी का। ये वाला ये देखें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के। तो ये था हमारे पास साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, 2 से डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये बन गया साइन 2 ओमेगा टी। अब इसके अंदर आप कोई भी वैल्यूज यहां पर पुट करके देख लें, ये वाली वैल्यू पुट करें, 0 पुट करें, 90 पुट करें, 180 पुट करें, 270 पुट करें, 360 पुट करें, आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। कैसे मैं बता देता हूं, ये देखो जरा, इसमें आप जो है वो जब 0 पुट करेंगे तो जो साइन 0 पे क्या होता है जी, 0 मिलेगा। इसमें हम 90 पुट करेंगे, 92 से मल्टीप्लाई होगा 180 हो जाएगा, 180 पे फिर आपको क्या मिलेगा जी, 0 मिलेगा। फिर आप इसमें क्या पुट करें, 270 पुट करें, चाहे आप 360 पुट करें, कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट करके देख लो, इनमें से आपको जो पावर मिलेगी वो क्या मिलेगी जी, 0 ही मिलेगी। इसलिए डायरेक्टली मैंने यहाँ पर लिख दी जी 0। वैसे तो इसका जो प्रॉपर तरीका होता है उसके अंदर इसकी बाकायदा इंटीग्रेशन की जाती है, ठीक है, और इंटीग्रेशन करने के बाद इसको सॉल्व किया जाता है, लेकिन हमारे कोर्स में वो शामिल नहीं है, इसलिए हम बस इतना ही कर लेते हैं, ठीक है, जितना हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, कि आपने डायरेक्टली इसका आंसर जो है वो 0 लिख देना है। बाकी अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इसकी इंटीग्रेशन करके आपको पूरे का पूरा सॉल्व करा के दे सकता हूं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।